Hello everyone, welcome back to my channel. So today is part 4 of OBG MRP series, that is something must remember point. You already know I have started MRP series. So this is the must remember point means कि क्या है कि आपको OBG में ये points तो आपको आना ही आना चाहिए if you are preparing for NORCET, right? So start करते हैं with the session and I hope आप अच्छा सब कुछ आपका जो प्रिपरेशन है वो बढ़िया चल रहा होगा. प्लीज कीप रिवाइजिंग, कीप सॉल्विंग एमसीक्यू, डेली आप टेस्ट दो, है ना, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दो एंड एटलीस्ट वीक में एक लॉन्ग टेस्ट जरूर दो, उसको प्रॉपर एनालाइज जरूर करते रहो एंड जो भी मिस्टेक्स है ना उसको फिक्स करने की कोशिश करते रहो, है ना. सो दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसी की बाय दीज मेथड आप क्या कर सकते हो, अपने नेगेटिव रिड्यूस कर सकते हो एंड जो भी गलती है वो एग्जाम से पहले हो जाए, उससे पहले हो जाए, आप उसको सॉल्व कर सकते हो, उसको फिक्स कर सकते हो. एग्जाम डे के दिन वो गलतियां नहीं होनी चाहिए, इसके लिए आपको पहले से ही बहुत सारे एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना. सो स्टार्ट करते हैं विद द सेशन. सो बेसिकली आज के जो हमारा सेशन है उसमें बेसिकली हम लेवर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना. लेवर में जो इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको पता होना चाहिए वो हम पढ़ेंगे, ठीक है ना. सो लेवर की बात करते हैं. सो फर्स्ट हमारा है यूटोसिया. यूटोसिया का मतलब क्या है? इट इज द नॉर्मल लेबर प्रोसेस. नॉर्मल लेबर प्रोसेस को क्या बोलते हैं? दैट इज यूटोसिया. नॉर्मल लेबर प्रोसेस की अगर हम बात करें कि नॉर्मल लेबर प्रोसेस क्या होता है, दैट इज द की लाइक टर्म पे हो, एट टर्म हो, जो डिलीवरी हो, जो लेबर हो, एट टर्म हो, मीन्स की 37 to 42 वीक के बीच में हो, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन हो, मदर को या बेबी को दोनों को कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो एंड नॉर्मल ड्यूरेशन हो. जैसे कि अगर प्राइमरी ग्रेविडा है सो लाइक अप्रॉक्स 12 आवर्स का ड्यूरेशन होता है एंड अगर मल्टी ग्रेविड है तो 6 to 8 आवर्स का ड्यूरेशन होता है. सो अगर ये सारे क्राइटेरियाज फुलफिल है तो उसको हम बोलेंगे यूटोसिया, मीन्स की नॉर्मल लेबर प्रोसेस, राइट. बट डिस्टोसिया किसको बोलते हैं? डिस मतलब कि एबनॉर्मल, है ना. सो डिस्टोसिया मतलब कि एबनॉर्मल लेबर प्रोसेस. अगर लेबर प्रोसेस जो है वो एबनॉर्मल होगा तो उस टर्म को हम बोलते हैं डिस्टोसिया, ठीक है ना. सो एबनॉर्मल लेबर प्रोसेस इज नोन एज डिस्टोसिया, ठीक है. ये तो हमें सिंपल डेफिनेशन है. प्री टर्म कब बोलते हैं? जब 37 वीक से पहले हो. 37 वीक से पहले हो तो उसको प्री टर्म बोलते हैं. टर्म मतलब कि 37 to 42 वीक के बीच में अगर डिलीवरी हो तो दैट इज नोन एज टर्म डिलीवरी. पोस्ट कब बोलेंगे? जब आफ्टर 42 वीक हो. आफ्टर 42 वीक हो तो उसको हम बोलते हैं पोस्ट टर्म डिलीवरी, ठीक है ना. सो ये कुछ डेफिनेशन है. उसके बाद हमारा एटीट्यूड होता है. सो एटीट्यूड क्या होता है? एटीट्यूड का मतलब होता है कि रिलेशनशिप. किसका रिलेशनशिप? ऑफ द फीटस बॉडी. फीटल बॉडी का रिलेशनशिप विद ईच अदर, है ना. सो रिलेशनशिप ऑफ फीटल बॉडी पार्ट टू ईच अदर इज नोन एज एटीट्यूड, है ना. बहुत सारे टर्म सुनते होंगे, एटीट्यूड, लाई, प्रेजेंटेशन, पोजीशन. तो ये सारे जो वर्ड्स है ये क्लियर होने चाहिए. ये क्लियर होगा तभी आप आगे जो एमसीक्यूज आएंगे, आगे जो आप फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज जब पढ़ोगे तो ये चीजें आपको तभी समझ में आएगी, है ना. सो एटीट्यूड का मतलब होता है कि फीटल बॉडी का रिलेशनशिप विद ईच अदर, है ना. सो ये कैसा हो सकता है? या तो ये फ्लेक्शन में हो सकता है, या तो ये फ्लेक्शन हो सकता है, या फिर ये एक्सटेंशन हो सकता है ना. फ्लेक्शन में बेबी क्या करेगा? पूरा ऐसे फ्लेक्स रहेगा. एक्सटेंशन में बेबी का हेड ऐसे एक्सटेंड रहेगा ना. सो दैट इज द फ्लेक्शन और एक्सटेंशन. सो एटीट्यूड फ्लेक्शन होता है या फिर एक्सटेंशन होता है. एटीट्यूड क्या होता है? दैट इज द रिलेशनशिप ऑफ द फीटल बॉडी पार्ट टू ईच अदर, दैट इज द एटीट्यूड, है ना. लाई क्या होता है? लाई होता है हमारा, लाई इज वेरी सिंपल. लाई का मतलब है कि मदर का जो लॉन्ग एक्सिस है, या फिर आप ऐसे समझ लो मदर्स का रिलेशनशिप बिटवीन द मदर्स स्पाइनल कोड, मदर्स स्पाइन टू बेबी स्पाइन टू फीटस स्पाइन, है ना. फीटल स्पाइन अगर सिंपल वर्ड में हम बोले तो, है ना. फीटल स्पाइन की फीटस के स्पाइन और मदर के स्पाइन के का रिलेशनशिप को हम बोलते हैं लाई. तो या तो ये लॉन्गिट्यूडनल हो सकता है, ट्रांसवर्स हो सकता है, या ऑब्लिक हो सकता है. देखो दिस इज लॉन्गिट्यूडनल, दिस वन इज लॉन्गिट्यूडनल, दिस वन इज लॉन्गिट्यूडनल. आपको दिख रहा है जो फीटस का जो स्पाइनल कोड है, मदर का स्पाइनल कोड है, दोनों क्या है? दैट इज लॉन्गिट्यूडनल है दोनों ईच अदर. एंड दिस वन इज द ऑब्लिक. फीटस का जो स्पाइनल कोड है एंड जो मदर का स्पाइनल कोड है दैट इज ऑब्लिक है. एंड दिस इज द ट्रांसवर्स, है ना. मदर जो फीटस का जो हमारा फीटस का जो स्पाइनल कोड है एंड मदर का जो स्पाइनल कोड है दैट इज ट्रांसवर्स टू ईच अदर, है ना. सो हमारा लॉन्गिट्यूडनल होता है. लॉन्गिट्यूडनल में भी अगेन दो चीजें होती है, या तो सिफेलिक होगा, दिस वन इज द ब्रीच, सॉरी दिस वन इज द ब्रीच, है ना. सो या तो ब्रीच होगा मतलब कि जो लेग है वो नीचे होगा, हेड ऊपर होगा, या फिर सिफेलिक होगा. सिफेलिक में क्या होगा कि हेड नीचे होगा और लेग ऊपर होगा. एंड दिस वन इज द ऑब्लिक हो गया एंड दिस वन इज द ट्रांसवर्स हो गया, है ना. सो ये हमारा होता है लाई,
बच्चा कैसे लेटा हुआ, ऐसे याद कर लो, बच्चा लेटा कैसे है, फीटस लेटा कैसे है, लाई कैसे है, दैट इज द लाई, है ना। सो लाई हो गया। सो एटीट्यूड एंड लाई आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। कमिंग टू प्रेजेंटेशन, सो प्रेजेंटेशन क्या है, मतलब मैं बहुत सिंपल वर्ड में बता रही हूँ, सो दैट बेसिकली आपको एमसीक्यू सॉल्व करने आना चाहिए, है ना। सो प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि क्या प्रेजेंट हो रहा है, जो सबसे पहले जो पार्ट सबसे पहले प्रेजेंट हो रहा है, कहाँ पे प्रेजेंट हो रहा है, इन द मदर्स पेल्विस, मदर पेल्विस की जो ओपनिंग है वहां पे जो सबसे पहले प्रेजेंट हो रहा है, दैट इज द प्रेजेंटेशन, है ना। ऐसे याद करना, प्रेजेंटेशन जो सबसे पहले प्रेजेंट हो रहा है। सो जैसे कि सिफेलिक में सबसे पहले क्या प्रेजेंट होगा, सिफेलिक प्रेजेंटेशन में पहले क्या होगा, हेड होगा, है ना, हेड होगा। ऐसे ही ब्रीच प्रेजेंटेशन में सबसे पहले क्या प्रेजेंट होगा, दैट इज द बटक्स, है ना। सो ये हमारा प्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है ना। देन कमिंग टू पोजीशन, पोजीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। पोजीशन क्या होता है, पोजीशन इज डायरेक्शन ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट, जो ये प्रेजेंटिंग पार्ट आ रहा है, लाइक इन सिफेलिक हेड आ रहा है, सो ये हेड का जो हेड है उसका रिलेशन विथ मदर्स पेल्विस, है ना। मदर्स के पेल्विस से जो प्रेजेंटिंग पार्ट आ रहा है, दैट प्रेजेंटिंग पार्ट का रिलेशनशिप विथ मदर्स पेल्विस इज नोन एज पोजीशन, है ना। कैसे पोजीशन है, सो जैसे कि अगर मैं सिफेलिक प्रेजेंटेशन की बात करूं, सिफेलिक प्रेजेंटेशन की बात करूं, सो सिफेलिक प्रेजेंटेशन में क्या क्या पोजीशन पॉसिबल है। सो देखो, ये हमारा राइट है, दिस इज द राइट एंड दिस इज द लेफ्ट। सो ये हमारा राइट पेल्विस है, ये हमारा लेफ्ट साइड पेल्विस है। सो ये हमारा क्या है, दिस इज द राइट ऑक्सीपुट एंटीरियर, है ना। सो देखो, ये ऑक्सीपुट एंटीरियरली है, सो राइट ऑक्सीपुट एंटीरियरली। ये क्या है हमारा, लेफ्ट ऑक्सीपुट एंटीरियर। ऐसे ही दिस वन इज द राइट ऑक्सीपुट पोस्टीरियर, राइट ऑक्सीपुट पोस्टीरियरली है, एंड दिस इज द लेफ्ट ऑक्सीपुट पोस्टीरियर। एंड ये क्या है, दिस इज द राइट ऑक्सीपुट ट्रांसवर्स, है ना, ट्रांसवर्स है, एंड दिस वन इज द लेफ्ट ऑक्सीपुट ट्रांसवर्स। तो टोटल कितने पोजीशन हो गए, 4 5 6, तो टोटल 6 पोजीशन हो गए हमारे इन सिफेलिक प्रेजेंटेशन में। अगर इसमें से आपको क्वेश्चंस पूछे कि इन सिफेलिक प्रेजेंटेशन में सबसे मोस्ट कॉमन पोजीशन क्या है, दैट इज द लेफ्ट ऑक्सीपुट एंटीरियर इज द मोस्ट कॉमन पोजीशन, ठीक है, मोस्ट कॉमन पोजीशन, ठीक है। सो पोजीशन आई थिंक आपको समझ में आ गया इन सिफेलिक प्रेजेंटेशन में, ठीक है। उसके बाद स्टेशन, सो स्टेशन मतलब कि कहाँ पे आके रुका है। सो स्टेशन हम जो हमारा जीरो है, जो हम स्टेशन जो हम मानते हैं, दैट इज द स्चियल स्पाइन। स्चियल स्पाइन को हम लैंडमार्क मारेंगे। सो लैंडमार्क हमारा क्या है, स्चियल स्पाइन है। तो लेवल ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट, जो प्रेजेंटिंग पार्ट आ रहा है, लेट्स सपोज इन सिफेलिक प्रेजेंटेशन हेड आ रहा है, सो वो जो हेड है वो कहाँ तक आया है, दैट इज द हमारा स्टेशन है। सो लेवल ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट इन रिलेशन टू स्चियल स्पाइन, अब कहाँ तक आया है तो कोई लैंडमार्क भी तो होना चाहिए। सो लैंडमार्क हमारा क्या है, दैट इज द स्चियल स्पाइन, है ना। सो स्चियल स्पाइन पे हम लैंडमार्क मारते हैं। तो जीरो हम कब बोलेंगे कि जीरो स्टेशन है, तो व्हेन द प्रेजेंटिंग पार्ट एट स्चियल स्पाइन, जब स्चियल स्पाइन पे होगा तो उसको हम बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे जीरो स्टेशन। माइनस, लेट्स सपोज अगर एग्जाम में आता है -1, -1 का मतलब है कि 1 सेंटीमीटर अबव द स्चियल स्पाइन, जो स्चियल स्पाइन उसके 1 सेंटीमीटर अबव, तो माइनस में होगा तो अबव होगा, ठीक है, एंड प्लस में होगा तो बिलो होगा, बिलो होगा, है ना। सो -2 सेंटीमीटर मतलब कि 2 सेंटीमीटर अबव द स्चियल स्पाइन, -5 सेंटीमीटर मतलब कि 5 सेंटीमीटर अबव द स्चियल स्पाइन, प्लस का मतलब है कि बिलो द स्चियल स्पाइन। सो लाइक +2 सेंटीमीटर मतलब कि 2 सेंटीमीटर बिलो द स्चियल स्पाइन, 3 सेंटीमीटर बिलो द स्चियल स्पाइन। सो दैट इज द प्लस माइनस एंड जीरो, दैट इज द स्टेशन, वेरी सिंपल, ठीक है ना। उसके बाद ब्रीच प्रेजेंटेशन से बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्या क्या बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रीच प्रेजेंटेशन, यू नो कि प्रेजेंटिंग पार्ट क्या होगा, बटक्स होगा, बटक्स नीचे आएगा पहले, है ना। इसमें बेसिकली 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, फ्रैंक ब्रीच होता है, कंप्लीट ब्रीच होता है एंड फुटलिंग ब्रीच होता है। जो ब्रीच प्रेजेंटेशन होता है ना, उसमें 3 ब्रीच होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ ब्रीच प्रेजेंटेशन होता है। फ्रैंक ब्रीच हो सकता है, या फिर कंप्लीट हो सकता है, या फिर फुटलिंग हो सकता है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल तो इमेज से यहाँ पे एमसीक्यू बनता है, वो इमेज दे देंगे, कोई भी एक इमेज दे देंगे एंड दे आस्क कि कौन सा ब्रीच है, वेदर इट्स फ्रैंक, वेदर इट्स कंप्लीट, वेदर इट्स फुटलिंग ब्रीच, ठीक है ना। सेकंड वो क्या पूछ सकते हैं कि फ्रैंक ब्रीच आपको कुछ डिस्क्राइब कर देंगे, देन पूछ लेंगे। सो फ्रैंक ब्रीच आपको कैसे याद करना है, फ्रैंक ब्रीच का मतलब क्या होता है कि देखो, आपको इमेज देखो और इमेज को जस्ट माइंड में ऐसे एब्जॉर्ब कर लो, है ना, ऐसे रिटेन कर लो और याद कर लो। सो फ्रैंक ब्रीच में आपको दिख रहा है ना क्या हो रहा है यहाँ पे, कि जो हिप है, हिप क्या है, हिप फ्लेक्स है, हिप फ्लेक्स्ड रहेगा, ठीक है। और नी क्या है, नी हमारा एक्सटेंडेड है ना, नी क्या है, एक्सटेंडेड है, नी एक्सटेंडेड है,
ठीक है ना, नी एक्सटेंडेड है, ठीक है ना। अब बच्चा किधर से आएगा, बटक से नीचे आ रहा है, ठीक है ना। सो या फिर आप बोल सकते हो कि बेबी कैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि बेबी उल्टा लेटा हुआ है ना, उल्टा अपसाइड डाउन, है ना। बेबी स्टैंड कैसे है, अपसाइड डाउन, स्टैंड अपसाइड डाउन ऐसा लग रहा है बेबी, है ना, अपसाइड डाउन ऐसे बेबी लेटा हुआ है, ठीक है ना। सो दैट इज द फ्रैंक ब्रीच, ठीक है। आपको बस आई थिंक समझ में आ गया होगा। हिप फ्लैग्स है, नी एक्सटेंडेड है, स्टैंड अपसाइड डाउन ऐसे दिखने में लग रहा है, ठीक है ना। सो दैट इज द फ्रैंक। फ्रैंक फ्रैंक मतलब कि खड़ा है, उल्टा खड़ा है, ऐसे याद करो। कंप्लीट ब्रीच मतलब कि कंप्लीटली बेबी क्या है, फोल्ड है। सो इसमें देखो हिप, हिप हो गया, नी हो गया, वो क्या है, दैट इज कंप्लीटली क्या है, फ्लेक्स है ना, फ्लेक्स्ड है। सो दैट इज द कंप्लीट। कंप्लीट मतलब कि कंप्लीटली क्या है, फोल्डेड है, ऐसे याद करो। कंप्लीटली क्या है बेबी, फोल्डेड है। कंप्लीटली बेबी कैसे है, फोल्डेड है। सो दैट इज द कंप्लीट ब्रिज, कंप्लीट फोल्ड है, ठीक है ना। फुटलिंग में क्या है कि फुट नीचे है, ऐसे करो, फुट नीचे है। सो फुटलिंग में क्या है कि जो हिप है, हिप एंड नी दोनों क्या है, एक्सटेंडेड है। हिप एंड नी दोनों क्या है, एक्सटेंडेड है। हिप एंड नी दोनों एक्सटेंडेड है। तो इसमें या तो बेबी का एक पैर बाहर आएगा या फिर दोनों पैर बाहर आ सकता है ना। सो वन लेग बाहर आएगा या फिर दोनों के दोनों लेग बाहर आएगा। इन दोनों में पहले क्या है ना, बटक्स आ रहा है, और इसमें फुटलिंग में पैर पहले बाहर आएगा, लेग पहले बाहर आएगा, या तो वन लेग बाहर आ सकता है या दोनों के दोनों लेग आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्या बनता है कि मोस्ट कॉमन ब्रीच प्रेजेंटेशन कौन सा है, दैट इज द फ्रैंक ब्रीच। फ्रैंक ब्रीच इज मोस्ट कॉमन, है ना, फ्रैंक ब्रीच इज मोस्ट कॉमन, ठीक है। एंड मोस्ट डेंजरस कौन है, सो फुटलिंग, फुट से बाहर आ रहा है ना, सो फुटलिंग इज द मोस्ट डेंजरस। फुटलिंग इज द मोस्ट डेंजरस, है ना, फुटलिंग इज द मोस्ट डेंजरस। सेकेंड एमसीक्यू क्या है कि क्या ब्रीच प्रेजेंटेशन में नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी पॉसिबल है, क्या नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी पॉसिबल है इन ब्रीच प्रेजेंटेशन, तो आंसर इज यस। विच वन, ओनली 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 फ्रैंक ब्रीच। ओनली नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी हम कहाँ पे पॉसिबल कर सकते हैं या फिर कहाँ पे हम ट्राई कर सकते हैं नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी, दैट इन फ्रैंक ब्रीच। सो फ्रैंक ब्रीच में हम नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी हम ट्राई कर सकते हैं। अदरवाइज इन कंप्लीट ब्रीच एंड इन फुटलिंग ब्रीच द ओनली सॉल्यूशन इज LSCS। LSCS से ही बेबी को डिलीवर करना है, ठीक है ना। फुटलिंग में तो बिल्कुल नॉट एट ऑल पॉसिबल, ठीक है ना। सो मोस्ट कॉमन दैट इज द फ्रैंक ब्रीच। नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी कहाँ पे पॉसिबल हो सकती है, दैट इज अ फ्रैंक ब्रीच। मोस्ट कॉमन है इसलिए वहां पे, लाइक मोस्ट कॉमन है तो लेस डेंजरस है, तो इसलिए वहां पे नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी पॉसिबल है। बट फुटलिंग ब्रीच इज द मोस्ट डेंजरस। फुटलिंग एंड कंप्लीट में हमें LSCS ही करना होगा। वन मोर इंपॉर्टेंट MCQ यहाँ से क्या आता है कि मैक्सिमम रिस्क ऑफ कोड प्रोलैप्स। सो कोड प्रोलैप्स से बहुत इंपॉर्टेंट MCQ बन सकते हैं। फर्स्ट इज द कि कोड प्रोलैप्स के चांसेस कहाँ कहाँ ज्यादा होता है, एक तो हमारा ट्रांसवर्स में, एक हमारा फुटलिंग ब्रिज में। तो अगर MCQ आया कि ट्रांसवर्स एंड फुटलिंग में दोनों में सबसे ज्यादा मैक्सिमम रिस्क कहाँ है, तो ट्रांसवर्स में सबसे ज्यादा रिस्क है फॉर कोड प्रोलैप्स, आफ्टर दैट फुटलिंग। दैट्स वाई फुटलिंग वाले को हम मोस्ट डेंजरस बोलते हैं। हमने बोला ना फुटलिंग ब्रिज इज द मोस्ट डेंजरस, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोड प्रोलैप्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा होता है। कोड प्रोलैप्स होगा तो क्या होगा, फिटल हाइपोक्सिया होगा, फिटल की डेथ हो सकती है, ठीक है ना। सो अगर कोड प्रोलैप्स होता है, सो व्हाट इज योर एक्शन, व्हाट इज द प्रायोरिटी, व्हाट इज द सेकेंडरी, व्हाट इज द टर्सरी, ये इंपॉर्टेंट MCQ यहाँ से बनता है। तो जैसे ही कोड प्रोलैप्स होता है तो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी एक्शन क्या होगा, दैट इज द फर्स्ट एक्शन। फर्स्ट एक्शन होगा, फर्स्ट एक्शन क्या होगा कि आपका जो मोटिव होगा कि रिलीव प्रेशर ऑफ द कोड। जो कोड बाहर आ रखा है वहां से प्रेशर, कोड पे जो प्रेशर लग रहा है वो प्रेशर आपको हटाना है। प्रेशर कैसे हटाना है, बाई एलिवेटिंग। एलिवेटिंग क्या, एलिवेटिंग कोड को एलिवेट करना, नो नो, मतलब आपको कोड को तो टच ही नहीं करना, आपको करना क्या है, एलिवेटिंग द प्रेजेंटिंग पार्ट। जो प्रेजेंटिंग पार्ट है ना, प्रेजेंटिंग पार्ट जो है, जो कोड पे प्रेशर लगा रहा है, उस प्रेजेंटिंग पार्ट को आपने ऐसे एलिवेट करना है ना। सो एलिवेटिंग द प्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ द कोड, है ना, विद द ग्लव्ड हैंड। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी एक्शन अगर आपको कोड प्रोलैप्स दिखता है, ठीक है ना। सो एलिवेटिंग द प्रेजेंटिंग पार्ट, या फिर आप एंड उसके साथ आप यूरिनरी ब्लैडर को भी फिल कर सकते हो विथ फॉलीज। इससे भी क्या होगा कि जो प्रेशर है थोड़ा कम होगा, है ना। सो यूरिनरी ब्लैडर को भी फिल कर सकते हैं विथ फॉलीज के साथ, है ना, ठीक है। सो ये सेकंड हो, ये हमारा फर्स्ट एक्शन हो गया। सेकंड आप क्या करोगे, सेकंड एक्शन इज द पोजीशन। मदर को पोजीशन देना है, दैट इज द सेकंड एक्शन। कौन सा पोजीशन देना है, सो पोजीशन हमारे पास 3 पोजीशन है। फर्स्ट हमारा है ट्रेनलिनबर्ग पोजीशन। ट्रेनलिनबर्ग पोजीशन है, ठीक है ना, या फिर आप नी चेस्ट पोजीशन दे सकते हो, ठीक है, नी चेस्ट पोजीशन दे सकते हो, या फिर आप कौन सा पोजीशन दे सकते हो, मॉडिफाइड सिम्स पोजीशन दे सकते हो। मॉडिफाइड सिम्स पोजीशन दे सकते हो। सो ये तीनों में से कोई एक पोजीशन हमें देने होते हैं, ठीक है ना।
मॉडिफाइड सिम्स पोजीशन कुछ नहीं है, जस्ट सिम्स पोजीशन ही होता है। उसके क्या बोलते हैं, हिप के अंदर पिलोज लगा देते हैं या फिर टॉवेल को रैप करके रोल्ड करके अंदर लगा देते हैं, दैट इज द मॉडिफाइड सिम्स पोजीशन, है ना। सो ये हो गया। सो फर्स्ट हमने प्रेशर रिलीव कर दिया, सेकंड हमने पोजीशन दे दिया, थर्ड हम क्या देंगे, ऑक्सीजन देंगे। ऑक्सीजन देंगे क्यों, क्योंकि फीटल हाइपोक्सिया होने के चांसेस है, क्योंकि कोड प्रोलैप्स हो रखा है ना, कोड पे प्रेशर लग रहा है, कोड प्रोलैप्स हो रखा है। सो हमें क्या देना है, ऑक्सीजन देना है टू प्रिवेंट फीटल हाइपोक्सिया, है ना। सो ऑक्सीजन देना है, थर्ड एक्शन। एंड ऑफ कोर्स इसके साथ आपको क्या करना है, आपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है एंड इन्फॉर्म टू फिजिशियन एसेप्ट, जैसे ही हो सके आपको डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। एंड मीनवाइल आपने अगर ऑक्सीटोसिन चल रहा है तो यू हैव टू स्टॉप द ऑक्सीटोसिन एंड आपको फटाफट LSCS के लिए, आपको अर्जेंटली LSCS के लिए आपको क्या करना है, प्रिपेयर करना है। सो प्रिपेयर फॉर अर्जेंट LSCS, क्योंकि यही एक लास्ट ऑप्शन है कि फटाफट हमें LSCS करना है, फटाफट हमें बेबी को डिलीवर करना है, दैट इज द लास्ट ऑप्शन, है ना। सो अर्जेंट LSCS के लिए प्रिपेयर करना है। एंड अगर कोड बाहर आ रखा है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर कोड बाहर आ रहा है, आपको विजिबल हो रहा है, तो कोड को क्या करना है, कवर करना है। कवर किससे करना है, वार्म नॉर्मल सलाइन शॉक्ड स्टेराइल गॉस से क्या करना है, कवर करना है। स्टेराइल गॉस से क्या करना है, कवर करना है जो एक्सपोज्ड कोड है। बट कभी भी आपने कोड को टच नहीं करना है, कोड को वापस से पुश बैक नहीं करना। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट पुश कोड बैक। ऐसा नहीं कि कोड बाहर आ गया चलो कोड को अंदर करते हैं, ये तो कभी नहीं करना ना। सो डू नॉट पुश कोड बैक, आपने ये सारे काम करने हैं। सो दिस स्लाइड इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से MCQ आ सकता है, ठीक है ना। सो ये याद कर लो आप। उसके बाद कमिंग टू द नेक्स्ट इज द स्टेजेस ऑफ लेबर। सो एज यू नो हमारे 4 स्टेजेस ऑफ लेबर होते हैं, स्टेज 1, 2, 3 एंड 4। सो 4 में आपके बेसिकली क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद करने ही चाहिए, दैट इज द स्टेज 1 क्या होता है। स्टेज 1 क्या होता है, स्टेज 1 एज यू नो कि स्टेज 1 मतलब कि बेसिकली जब कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है, जब ट्रू लेबर पेन स्टार्ट होता है, स्टार्ट वहां से होता है, टिल कहाँ तक होता है, टिल सर्विक्स डायलेशन, फुल सर्विक्स डायलेशन तक हमारा स्टेज 1 चलता है ना। सो इट स्टार्ट विद द ट्रू लेबर पेन टिल 10 सेंटीमीटर ऑफ सर्विक्स डायलेशन एंड कंप्लीट इफेसमेंट। सो दैट इज द स्टेज 1, ठीक है ना। सो स्टेज 1 जो है वो प्राइमरी ग्रेविडा में अराउंड 12 आवर्स होता है और मल्टी ग्रेविडा में अराउंड 6 to 8 आवर्स होता है, ठीक है ना। स्टेज 1 को बेसिकली लेटेंट फेज में और एक्टिव फेज में डिवाइड किया है। सो लेटेंट फेज का मतलब क्या है कि सर्विक्स डायलेशन अप टू 0 to 3 सेंटीमीटर तक को हम क्या बोलेंगे, लेटेंट फेज, लेटेंट फर्स्ट स्टेज, ठीक है ना। एक्टिव कब बोलेंगे, आफ्टर 4 सेंटीमीटर डायलेशन। 4 सेंटीमीटर डायलेशन के बाद हमारा एक्टिव स्टेज स्टार्ट हो जाता है। सो ये ना इसकी डेफिनेशन अलग अलग है, जैसे कि जो फ्रीडमैन है, अकॉर्डिंग टू फ्रीडमैन के अकॉर्डिंग क्या है कि एक्टिव स्टेज कब स्टार्ट होता है, आफ्टर 3 सेंटीमीटर डायलेशन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हमारा मॉडिफाइड पार्टोग्राफ जो मैंने आपको पिछले क्लास में पढ़ाया था, मॉडिफाइड पार्टोग्राफ एक्टिव स्टेज कब स्टार्ट होता है, आफ्टर 4 सेंटीमीटर डायलेशन। एंड अकॉर्डिंग टू WHO लेबर केयर गाइड कब होता है, आफ्टर 5 सेंटीमीटर डायलेशन। तो सबके अलग अलग डेफिनेशन, ठीक है ना। सो ये आपको याद करना है। सो लेटेंट फेज बेसिकली क्या है, सर्विक्स डायलेटेशन अप टू 3 सेंटीमीटर। एक्टिव कब स्टार्ट हो जाएगा, आफ्टर 4 सेंटीमीटर। इसमें लेटेंट फेज में जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होगा वो कैसा होगा, माइल्ड टू मॉडरेट होगा, ठीक है ना। एंड इन एक्टिव स्टेज में कैसा होगा, मॉडरेट टू सीवियर होगा, मॉडरेट टू स्ट्रॉन्ग होगा, एकदम स्ट्रॉन्ग वाला, है ना, मॉडरेट टू स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होगी यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन की, एवरी 5 to 20 मिनट्स पे होगा, एवरी 5 to 20 मिनट्स पे यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होगा फॉर 15 to 30 सेकेंड के लिए, है ना। सो माइल्ड टू मॉडरेट होगा, इंटेंसिटी जो है वो माइल्ड टू मॉडरेट होगी, एवरी 5 to 20 मिनट्स पे होगा, एंड जो ड्यूरेशन होगा वो 15 to 30 सेकेंड के लिए होगा। बट इन एक्टिव फेज में जो इंटेंसिटी है दैट इज मॉडरेट टू स्ट्रॉन्ग होगा, जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज 2 to 5 मिनट पे, एवरी 2 to 5 मिनट पे कॉन्ट्रैक्शन होंगे, एंड जो ड्यूरेशन है दैट इज 30 to 60 सेकेंड के लिए होगा, ठीक है। सो दैट इज समथिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इन नली पेरिस में जो एक्टिव स्टेज में जो सर्विक्स डायलेटेशन का जो रेट है दैट इज 1.2 सेंटीमीटर पर आवर होना चाहिए, और मल्टी ग्रेविडा में 1.5 सेंटीमीटर पर आवर होना चाहिए, ठीक है ना। अरेस्ट कब बोलेंगे कि अरेस्ट ऑफ एक्टिव स्टेज जब बोलेंगे व्हेन टिल 4 आवर्स नो सर्विक्स डायलेशन डिस्पाइट ऑफ स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन,
despite of strong uterine contraction, there is no cervix dilatation for 4 hours. For 4 hours, that is known as arrest of first stage. फर्स्ट स्टेज में आपको बेसिकली द इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इज दैट कि आपने मदर को सुपाइन पोजीशन जो है वो अवॉइड करना है. क्यों अवॉइड करना है? टू प्रिवेंट सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम. ठीक है, सो ये कुछ चीजें आपको स्टेज 1 में आपको एटलीस्ट मस्ट रिमेंबर करना है. कमिंग टू स्टेज 2, स्टेज 2 का मतलब क्या होता है कि सर्विक्स डायलेशन कंप्लीट इफेसमेंट हो गया स्टेज 1 में. तो आफ्टर सर्विक्स डायलेशन, आफ्टर 10 सेंटीमीटर ऑफ सर्विक्स डायलेशन टिल बेबी बाहर आएगा, दैट इज नोन एज स्टेज 2. सो स्टेज 2 में बेसिकली क्या होता है? एक्सपल्सन ऑफ फीटस बाहर आता है. सो दैट्स वाई स्टेज 2 इज समथिंग कि अब मदर को क्या करना है? पुश करना है. बेबी को बाहर करने के लिए मदर को क्या करना है? पुश करना है. सो बिकॉज ऑफ दैट स्टेज 2 इज ऑल्सो नोन एज पुशिंग स्टेज. तो बेसिकली इसमें पुशिंग करना होता है ना, मदर को पुश करना होता है, स्ट्रॉन्ग पुश करना होता है. सो पुशिंग स्टेज है ये. ठीक है ना. इसमें जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होता है वो बहुत लाइक स्ट्रॉन्ग होता है, इंटेंसिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, एवरी 2 to 3 मिनट्स पे आती है एंड फॉर 60 to 75 सेकेंड के लिए होता है. तभी तो बेबी बाहर आ पाएगा, है ना, विथ स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी. ठीक है ना. इट इज लाइक ये जो मैं बातें कर रही हूँ दैट इज फॉर लाइक नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी के लिए, है ना. अगर स्टेज 2 का जो ड्यूरेशन है वो कितना होना चाहिए? फॉर नल्लीपेरस के लिए एवरेज 1 आवर एंड मल्टीपेरस में लाइक हाफ एन आवर. ठीक है. प्रोलॉन्ग कब बोलेंगे? व्हेन इट इज कि 2 आवर्स तक ये चलता जा रहा है एंड मल्टीपेरस में अगर ये 1 आवर्स तक है. अरेस्ट कब बोलेंगे? व्हेन इन नल्लीपेरस वुमेन में अगर ये 3 आवर्स तक ये प्रोलॉन्ग हो गया और मल्टीपेरस में अगर ये 2 आवर्स तक ये प्रोलॉन्ग हो गया, तो उस केस को हम बोलेंगे अरेस्ट हो गया. सो अरेस्ट हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? ऑफ कोर्स LSCS के लिए प्रिपेयर करना होगा. ठीक है. अगर एपिड्यूरल मदर को दिया है सो हम इसमें 1 आवर प्लस कर देंगे, 1 आवर और ऐड हो जाएगा. ठीक है ना. सो एपिड्यूरल अगर दिया है तो सो ये हुआ. यहाँ पे स्टेज 2 में आपने क्या याद करना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट जो अभी हमारा न्यू WHO लेबर केयर गाइड आया उसके अकॉर्डिंग रिडगेन मैन्यूवर्स हमें फॉलो करना है या नहीं करना है? यस, दिस वी हैव टू फॉलो. आगे मैं बताऊंगी ये क्या होता है रिडगेन मैन्यूवर्स. सेकेंड है वार्म कंप्रेस पेरिनियम करना है. यस, दिस इज टू बी डन. फंडल प्रेशर शुड बी अवॉइड. रूटीन एपिसियोटोमी अलाउ है? नो, इट इज नॉट अलाउड, है ना. इट इज नॉट अलाउ. रूटीन एपिसियोटोमी नहीं किया जाता है. लिथोटोमी पोजिशन इट इज नॉट. जब मैंने आपको पढ़ाया था क्या बोलते हैं WHO लेबर केयर गाइड इन पिछले वाले क्लास में, सो मैंने आपको बताया था कि पोजीशन ऑफ चॉइस होती है. मदर की जो भी पोजीशन है, जो भी उसको चॉइस करना है, वेदर अगर वो बैठ तो किसी भी पोजीशन में वो लेबर करा सकती है. अगर उसको बिठा के करना है वो बैठ के भी कर सकती है ना. सो ऐसा एज सच कुछ ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि लिथोटोमी पोजीशन ही कर सकते हैं. लिथोटोमी पोजीशन सुटेबल है बट इट इज नॉट लाइक चॉइस. मतलब ये ऐसे कन्फर्म वाला नहीं है, ऐसे रिजिड नहीं है. ठीक है ना. सो पोजीशन चॉइस होता है. सो लिथोटोमी पोजीशन एज सच कुछ गाइडलाइंस नहीं है. सो इट इज नॉट अलाउ. अगर मदर करती है तो अलाउ है बट अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है. रूटीन एपिसियोटोमी भी अलाउ नहीं है. फंडल प्रेशर भी अलाउ नहीं है. वार्म कंप्रेस पेरिनियम इन सेकेंड स्टेज लेबर इज अलाउ. रिडगेन मैन्यूवर्स इज अलाउ. ठीक है ना. सो रिडगेन मैन्यूवर्स क्या होता है? जैसे एक क्रॉनिंग होती है ना, जब बेबी का हेड बाहर आता है तो क्या करना होता है? एक हाथ से पेरिनियम को सपोर्ट करना होता है एंड दूसरे हाथ से जो बेबी का जो हेड बाहर आया ना उसको चिन से उसको ऐसे एक्सटेंड करना होता है ना, थ्रू द पेरिनियम इसको ऐसे एक्सटेंड करते हैं. सो हेड को ऐसे एक्सटेंड कर दिया और पेरिनियम को सपोर्ट कर दिया तो क्या होगा? पेरिनियल टिगर से भी बचेगा प्लस हेड एकदम से बाहर नहीं आएगा, एकदम से सडन ऐसे एक्सपल्सन नहीं होगा, है ना. सो ये होता है हमारा रिडगेन मैन्यूवर्स, है ना. सो कंट्रोल द चिन, रिडगेन ऐसे आपको रिडगेन मैन्यूवर मतलब कि कंट्रोल द चिन को कंट्रोल करना है एंड सपोर्ट द पेरिनियम. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, यहाँ पे पेरिनियम को सपोर्ट किया जैसे ही हेड बाहर आया एंड बेबी का हेड जो है एक्सटेंड किया, है ना. सो दैट इज द रिडगेन मैन्यूवर्स. सो इमेज भी याद करना. देखो मैं ना इन बिटवीन मैंने बहुत सारे इमेज ऐड करती हूँ एंड दिस ऑल इमेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक OBG में ना इमेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है. वो डायरेक्टली इमेज दिखा के पूछ सकते हैं कि कौन सा प्रोसीजर हो रहा है, कौन सा इसमें मैन्यूवर्स फॉलो कर रहे हैं ना. कि आगे मैं मैन्यूवर्स पढ़ाऊंगी, इसमें बहुत सारे मैन्यूवर्स होते हैं OBG में, लाइक ब्रीच प्रेजेंटेशन के लिए, शोल्डर डिस्टोसिया के लिए. तो सारे मैन्यूवर्स आपको पता होना चाहिए विद इमेज. तो ये इमेज आप प्लीज, इमेज से ना आपको चीजें याद भी हो जाएगी इजली. लाइक आप ऐसे माइंड में इमेज फिक्स कर लोगे तो आप चीजों को याद कर सकते हो, रेदर देन कि आप रट्टा मारो, बट इमेज फिक्स कर लो तो अपने चीजें ना बहुत अच्छे से याद हो जाएगी. सो रिडगेन मैन्यूवर्स में कुछ नहीं कर ले, जस्ट कंट्रोल द चिन एंड सपोर्ट द पेरिनियम, दैट इज द रिडगेन मैन्यूवर्स. वो हम फॉलो करते हैं. ठीक है ना. स्टेज
2 हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। स्टेज 3 क्या होगा, बेबी अब बाहर आ गया, बेबी बाहर आ गया, अंदर क्या बचा है, प्लेसेंटा बचा है। सो स्टेज 3 मतलब कि एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा इज स्टेज 3। सो इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 30 मिनट्स होता है। इन प्राइमरी एंड मल्टी दोनों में ये 30 मिनट्स का इसका ड्यूरेशन होता है। सो जो हमारा प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा सबसे पहले क्या होगा, सेपरेट होगा। प्लेसेंटा जो है वो यूट्रस के अंदर पूरा चिपका होगा। सो सबसे पहले क्या होगा, सेपरेट होगा। सो सेपरेट 2 मैकेनिज्म के थ्रू हो सकता है, या तो स्कूल्स मैकेनिज्म के थ्रू होता है या फिर डुनकुन मैकेनिज्म के थ्रू हो सकता है। स्कूल्स में क्या है कि प्लेसेंटा जो है वो सेंटर से पहले सेपरेट होगा, सेंटर से पहले होगा, देन मार्जिन होगा, ठीक है ना। एंड डुनकुन में क्या होगा, पहले मार्जिन की तरफ से सेपरेट होगा, देन हमारा सेंटर की तरफ होगा, ठीक है ना। एज यू कैन सी इन दिस इमेज, इमेज याद करना है ना, हर चीज का इमेज याद होना चाहिए। सो आप बताओ इनमें से कौन स्कूल से कौन सा डुनकुन है। सो देखो यहाँ पे पहले सेंटर से सेपरेट हो रहा है, सेंटर से बाहर आया है, सेंटर से बाहर आया है ना, देन मार्जिन हो रहा है। सो इट इज दिस वन इज द स्कूल्स, है ना, दिस वन इज द स्कूल्स वाला है। एंड यहाँ पे देखो ये मार्जिन से सेपरेट हुआ है, मार्जिन से सेपरेट हो रहा है ना, सो दिस वन इज द डुनकुन, दिस वन इज द डुनकुन, ठीक है ना। सो ये हमारा इंपॉर्टेंट है। सो प्लेसेंटा सेपरेट हो गया। प्लेसेंटा सेपरेट होने के बाद हमें इन स्टेज 3 हमें क्या फॉलो करना होता है, हमें फॉलो करना होता है एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। जो न्यू गाइडलाइंस आई है, जो हमारे WHO ने क्या दिया है, एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, है ना। एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर हम ये क्यों करते हैं, टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ PPH, दैट इज द पोस्टपार्टम हेमरेज होने की सबसे ज्यादा चांसेस होता है। एंड बिकॉज ऑफ PPH क्या होगा, मदर की मोर्टेलिटी मोर्बिडिटी इंक्रीज हो जाती है। सो टू रिड्यूस दैट हम क्या फॉलो करते हैं स्टेज 3 में, वी आर फॉलोइंग एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। सो एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में क्या करना होता है, सबसे पहले क्या देना है, हमें यूट्रोटोनिक्स देना है। तो हमने 10 यूनिट 10 इंटरनेशनल ऑक्सीटोसिन हम 10 इंटरनेशनल यूनिट हम ऑक्सीटोसिन देंगे विद इन 1 मिनट, विद इन 1 मिनट। या तो हम IM देंगे या फिर IV इन्फ्यूजन देंगे। IV डायरेक्ट नहीं देते, IV इन्फ्यूजन देते हैं या फिर IM देते हैं। फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या करना है हमें, सेकंड हमें कंट्रोल्ड कोड ट्रैक्शन, जो कोड को हम बाहर निकालेंगे आफ्टर सेपरेशन, पहले वो सेपरेट होगा, आफ्टर सेपरेशन हमें कोड को बाहर निकालना है विथ कंट्रोल्ड कोड ट्रैक्शन, दैट इज द कंट्रोल्ड कोड ट्रैक्शन, है ना। कंट्रोल्ड कोड ट्रैक्शन के थ्रू हमें कोड को बाहर निकालना है। इसको हम ब्रांड एंड रीयूज मैन्यूअर्स भी बोलते हैं ना। सो दिस वन इज, सो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि फंडस पे ऐसे प्रेशर लगाते हैं। फंडस इज एलिवेटेड बाय एक्सटर्नल अपवर्ड प्रेशर, ऐसे प्रेशर लगाते हैं। एंड बाय कोड ट्रैक्शन, है ना, जेंटल ट्रैक्शन ऑन द कोड, हमें कोड को बाहर करना होता है। सो दैट इज नोन एज ब्रांड एंड रीयूज और कंट्रोल्ड कोड ट्रैक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन हमें क्या करना है, हमें यूटेराइन मसाज देना है। आफ्टर जो कोड बाहर आ जाएगा, प्लेसेंटा बाहर आ जाएगा, उसके बाद हमने यूटेराइन मसाज देना है। दैट इज द इंटरमिटेंट असेसमेंट ऑफ यूटेराइन टोन, कि यूटरस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो हमें यूटेराइन मसाज भी देना है एंड चेक भी करते रहना है, ठीक है ना। एंड ऑल्सो डिले कोड क्लैंपिंग। डिले कोड क्लैंपिंग क्या है, डिले कोड क्लैंपिंग हमें यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट MCQ क्या है कि डिले कोड क्लैंपिंग हमें कहाँ पे नहीं करना है। सो डिले कोड क्लैंपिंग एक्सेप्ट बर्थ एस्पेक्सिया अगर हो रखा है, या फिर RH आइसो इम्यूनाइजेशन है, या फिर HIV में, इन दैट केस हमें डिले कोड क्लैंपिंग नहीं करनी होती है, अदरवाइज हमें डिले कोड क्लैंपिंग करनी होती है। HIV में भी 2 है, थोड़ा कंट्रोवर्सीज है। क्या है कि जो नाको है, नाको क्या बोलता है कि डिले कोड क्लैंपिंग इज नॉट अलाउ, बट हमारे WHO क्या बोलते हैं कि इट इज अलाउ, है ना, ये अलाउ है। सो अलग अलग है, नाको के अकॉर्डिंग नहीं करना है, WHO के अकॉर्डिंग हमें डिले कोड क्लैंपिंग करनी है, ये है, ठीक है ना। सो ये आपने याद करना है। 10 इंटरनेशनल यूनिट हमें ऑक्सीटोसिन देना है, हमें कंट्रोल्ड कोड ट्रैक्शन करने हैं, और हमें यूटेराइन मसाज देते रहना है ना। सो ये आपने याद करना है फॉर स्टेज 3, ठीक है। स्टेज 4 क्या होता है, स्टेज 4 होता है 1 आवर्स आफ्टर डिलीवरी। स्टेज 4 होता है हमारा 1 आवर्स आफ्टर डिलीवरी को हम स्टेज 4 बोलते हैं, बिकॉज दिस इज समथिंग क्रूशियल टाइम है, हमें प्रॉपर वाइटल्स एंड ऑल हमें मॉनिटर करते रहना है, ठीक है ना। सो वन मोर इम्पॉर्टेंट MCQ हमारा यहाँ से आता है, प्लेसेंटल सेपरेशन साइन, कि प्लेसेंटा जब बाहर आता है तो क्या क्या साइन होता है। तो वो आपको क्या निमोनिक याद करना है, यू हैव टू नो द निमोनिक ब्लज। प्लस मतलब बी मतलब ब्लीडिंग, तो गश ऑफ ब्लड आएगा जैसे ही प्लेसेंटा बाहर आता है ना, गश ऑफ ब्लड आएगा। सो फर्स्ट साइन हमारा गश ऑफ ब्लड। सेकंड क्या है, लेंथनिंग ऑफ कोड, जो अम्बिलिकल कोड है वो लेंथनिंग, परमानेंट लेंथनिंग ऑफ कोड, ठीक है। यू क्या है, यूटरस जो है वो फर्म होगा, हार्ड होगा, ग्लोब्यूलर होगा, वेल कॉन्ट्रैक्टेड होगा, ठीक है ना। सो दैट इज द यूटरस। एंड जी इज द ग्रोज अपवर्ड, जो यूटरस है वो अपवर्ड हो जाएगा इन द मिड लाइन ऑफ द
एब्डोमेन में हो जाएगा। सो दैट इज द ग्रोज अपवर्ड। कौन? हमारा यूटरस। सो दैट इज द ब्लज। ये ब्लज साइन याद करना है फॉर प्लेसेंटल सेपरेशन, ठीक है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। ये एमसीक्यू आ रखा था, नॉर्थ सेट में तो नहीं आया था बट किसी एक एग्जाम में आ रखा है, ठीक है ना। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग। सो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विथ लाइक मोर इम्पोर्टेंट। सो बेसिकली अभी हमारा सारा जो वैसा पॉइंट था, कॉमन पॉइंट था, वो कवर हो गया। अब जो जितने भी डिसऑर्डर्स हैं लाइक RH आइसोइम्यूनाइजेशन हो गया, एब्नॉर्मल डिलीवरीज हो गया, बहुत सारे मैनूवर्स हो गए, PPH हो गया, MTP हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हम अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एंड लास्ट में हमारी 2 क्लास होगी। एक हमारी होगी प्रोसीजर पे, जिसमें हम OBG का सारा A to Z प्रोसीजर, हम प्रोसीजर नहीं सॉरी OBG के जितने इंस्ट्रूमेंट होते हैं ऑल इंस्ट्रूमेंट हम कवर करेंगे। और एक और हमारी क्लास होगी मेडिसिन की, मेडिकेशन की, जिसमें हम OBG से रिलेटेड जितने भी मेडिसिन होते हैं लाइक ऑक्सीटोसिन, मिथाजिल, है ना, बहुत सारे मेडिसिन होते हैं, वो सारा एक ही वीडियो में हम कवर कर लेंगे। सो एक हमारे इंस्ट्रूमेंट पे होगा, एक हमारा मेडिसिन पे होगा, और अभी कुछ क्लासेस तो हमारी ये लाइक डिसऑर्डर्स एंड ऑल पे चलेगी, ठीक है। सो दैट विद दैट क्लास फिनिश होती है एंड ऑल द बेस्ट। बस अच्छे से आप लोग पढ़ते रहो एंड प्लीज़ ये चीज़ें तो अच्छे से पढ़ो। एंड इसका मैं नोट्स प्रोवाइड नहीं करूँगी, आपने खुद से बनाने हैं, आपने ये खुद से नोट्स बनाने हैं और ये इमेज आपने अपने माइंड में फिट करने हैं, ठीक है ना। ओके, सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।